फार्मा कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राम प्रकाश प्रजापति और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फार्मा कंसेप्ट फॉर कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आप लोगों के द्वारा सजेस्ट किया गया टॉपिक स्टेरिलाइजेशन, वेरियस मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन वे उसका ब्रीफ रिव्यू देखेंगे जिससे कि सारे कंसेप्ट क्लियर हो सकें। वीडियो के अंत में आपसे एक गोल्डन क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों, आपका एक लाइक या एक कमेंट हमारे अंदर फिर से नए टॉपिक बनाने के लिए हमें एक नई एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वे गोल्डन क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। तो चलिए यहाँ से आज कुछ नया सीखते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्टेरिलाइजेशन की डेफिनेशन देखते हैं। इट इज एन एब्सोल्यूट टर्म इन्वॉल्विंग टोटल डिस्ट्रक्शन और कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ ऑल लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये एक प्रकार का एब्सोल्यूट टर्म है और इसके अंदर हम कभी भी पार्शियल या अपरेंट वर्ड यूज में नहीं लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं वेरियस मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। जनरली हम यहाँ पे 4 मेथड को यूज में लेंगे। सबसे पहला मेथड आ जाएगा आपका थर्मल मेथड, सेकंड आएगा स्टेरिलाइजेशन बाय रेडिएशन, थर्ड आएगा स्टेरिलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन एंड लास्ट केमिकल मेथड या फिर गैसियस स्टेरिलाइजेशन। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं थर्मल स्टेरिलाइजेशन के बारे में। फ्रेंड्स, थर्मल स्टेरिलाइजेशन की बात करें तो इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर थर्मोलेबाइल मटेरियल्स। ऐसे सब्सटेंस जो कि थर्मोलेबाइल है यानी कि टेम्परेचर की वजह से डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, तो उनके लिए हम कभी भी थर्मल मेथड यूज नहीं लेंगे। तो इसमें कौन कौन से मेथड होते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहला हम डिस्कस करते हैं ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन मेथड। इट इन्वॉल्व द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस और बाय डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो जाएगा या फिर उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जिसके वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसका जो जनरल अपैरेटस काम में आता है वो है हॉट एयर ओवन। द वेरियस एग्जांपल्स which involve dry heat sterilization methods are oils, petroleum jelly, talcum powder, glass and metallic apparatus। इन सब्सटेंस का हम स्टेरिलाइजेशन जनरली ड्राई हीट मेथड से ही करते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से इसमें मेथड इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं फ्लेमिंग। डायरेक्ट फ्लेमिंग फॉर 5 सेकेंड्स, फॉर एग्जाम्पल फोर्सेप्स, नीडल्स, स्केपल्स, मेटल स्पेचुला, माउथ ऑफ कल्चर ट्यूब्स एंड बॉटल्स एंड प्लेटिनम लूप्स, इनको जनरली हम फ्लेमिंग के द्वारा स्टेरिलाइज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हॉट एयर ओवन, जो कि जनरली 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे वर्क करता है 2 आवर्स के लिए, और 260 डिग्री सेल्सियस अगर हम टेम्परेचर रखें तो ये 45 मिनट्स तक हम किसी भी सब्सटेंस का स्टेरिलाइजेशन कर सकते हैं, जिसका डायग्राम यहाँ पे दिखाया हुआ है। Friends, normally the spores as well as vegetative forms of microorganism killed here, and insulation of oven is done by asbestos jacket। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर का मेथड होगा वो कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन यानी तीनों प्रोसेस को इन्वॉल्व करते हुए होगा, जो कि एग्जाम में पूछा गया है। एंड नेक्स्ट, फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ ग्लासवेयर एंड ऑयली सॉल्यूशन वी नीड 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉर 1 आवर। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट से संबंधित और भी वीडियोज अपलोड कर रखे हैं। अगर आप उनको भी देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में आ रहे लिंक पर क्लिक करें, जिससे वीडियो के अंत में इनको भी आप ओपन करके देख सकें, अथवा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन करके देखें। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं थर्मल मेथड के सेकेंड पार्ट के बारे में, यानी कि मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन के बारे में। फ्रेंड्स, इसकी जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहती है वो कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन इन द सेल। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल के अंदर प्रोटीन होगा उसको ये कोगुलेट कर देंगे, जिससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अपॉन हीटिंग, वेट प्रोटीन रिलीज एसएच ग्रुप एंड फॉर्म स्मॉलर पेप्टाइड चेन्स which in turn form new complexes different from the original protein molecule। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल की जो कि मोस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन के द्वारा स्टेराइल किए जाते हैं। तो वो रहेंगे आपके कॉटन वूल, रबर स्टॉपर्स, पेपर्स, क्लॉथ रैपर्स, बंडल ऑफ सर्जिकल लाइनन,
कल्चर मीडिया, हीट स्टेबल एक्वस प्रोडक्ट। तो जनरली फ्रेंड्स मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन में हम जो इंस्ट्रूमेंट या अपरेटस काम में लेते हैं उसे हम बोलते हैं ऑटोक्लेव, और ये सबसे मोस्ट रिलायबल मेथड है। इट इज़ ऑलवेज सेफर टू यूज ए होल्डिंग टाइम लॉन्गर देन रिकमेंडेड, and it is unsuitable for anhydrous material such as powders and oils, and also for material which cannot withstand heating at 115 डिग्री सेल्सियस। यानी ऐसे सब्सटेंस जो कि एनहाइड्रस मटेरियल से बने हुए होते हैं, जैसे कि पाउडर्स हो, ऑयल्स हो, या फिर ऐसे सब्सटेंस जो कि 115 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान को विथस्टैंड नहीं कर सकते हैं, उनको हम ऑटोक्लेव से कभी भी स्टेराइल नहीं करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे ऑटोक्लेव का डायग्राम दिखाया गया है, जिसमें ऊपर एक गोल नॉब में एक सुई बनी हुई है जो इसके अंदर जो प्रेशर रहता है उस प्रेशर की नॉब को बताता है, और साथ में टेम्परेचर कंट्रोलिंग सिस्टम भी इसी में रहता है। अगर हम वेरियस टेम्परेचर, प्रेशर और टाइम की बात करें तो सबसे पहले अगर हम 115 टू 118 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेते हैं तो हमें 10 पौंड पर स्क्वायर इंच प्रेशर रखना पड़ेगा और 30 मिनट का टाइम देना पड़ेगा जिससे कि हमारा सब्सटेंस स्टेराइल हो जाए। इसी तरीके से अगर 121 से 124 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखते हैं तो हमें प्रेशर लेना पड़ेगा 15 पौंड पर स्क्वायर इंच और टाइम रखना पड़ेगा 15 मिनट तक। इसी तरीके से 126 से 129 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेते हैं और प्रेशर 20 पौंड पर स्क्वायर इंच लेते हैं तो टाइम हमें 10 मिनट लेना पड़ेगा, और 134 टू 138 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेते हैं और 32 पौंड पर स्क्वायर इंच प्रेशर लेते हैं तो हमें टाइम 3 मिनट तक देना पड़ेगा जिससे हमारा सब्सटेंस स्टेराइल हो जाए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट थर्मल मेथड की, यानी कि टिंडेलाइजेशन के बारे में। फ्रेंड्स टिंडेलाइजेशन का दूसरा नाम फ्रैक्शनल स्टेरिलाइजेशन भी है, और इसको डिस्कवर किया था जोहन टिंडल ने, और उन्हीं के नाम पे इसका नाम टिंडेलाइजेशन पड़ा था। इसके अंदर हम किसी भी मटेरियल को 80 डिग्री सेल्सियस पर 1 आवर तक हीट करेंगे या फिर 100 डिग्री सेल्सियस पर कुछ कम टाइम तक हीट करेंगे 3 लगातार दिन तक, यानी आज भी किया, कल भी किया और परसों भी किया, तो इससे हमारा जो सब्सटेंस है वो स्टेराइल हो जाएगा। इसका लिमिटेड एप्लीकेशन है क्योंकि इट इज़ नॉट ए completely reliable method and it is sometimes used for sterilization of culture media। नेक्स्ट थर्मल मेथड की बात करते हैं, यानी कि हीटिंग विथ ए बैक्टीरिसाइड। यहाँ पे हम 90 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक सब्सटेंस को बैक्टीरिसाइड के साथ मिक्स करके हीटिंग करते हैं फॉर 30 मिनट्स तक। एंड IP 1985 permitted the use of following bactericides for sterilization. For injection, we can use chlorocresol in 0.2% weight by volume concentration, phenyl mercuric acetate or phenyl mercuric nitrate in 0.002% weight by volume concentration. And for eye drops, we can use benzalkonium chloride 0.01% weight by volume, phenyl mercuric acetate and phenyl mercuric nitrate in 0.02% weight by volume। फ्रेंड्स यहाँ पे ये बात देखने के लिए है कि यहाँ इंजेक्शन में हम जो इसकी कंसंट्रेशन ले रहे थे वो 0.002% थी, जबकि आई ड्रॉप्स में 0.02% है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान में रखेंगे। इसी तरीके से थायोमर्सल के लिए 0.01% वेट बाय वॉल्यूम एंड क्लोरहेक्सिडिन एसीटेट के लिए 0.01% वेट बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन हम बैक्टीरियासाइड की रखेंगे, जिससे कि आई ड्रॉप सॉल्यूशन है उसको हम हीट कर दें इनके साथ में 30 मिनट तक और इनको हम स्टेराइल कर सकें। द मेथड शुड नॉट बी यूज्ड इन प्रिपरेशन वेयर द बैक्टीरियासाइड एग्जिबिट टॉक्सिसिटी सच एज इंट्राथिकल, इंट्रासिस्टर्नल और पेरिड्यूरल इंजेक्शन एंड आल्सो इन IV इंजेक्शन मोर देन 15 ml इन वॉल्यूम। यानी इन इंजेक्शंस में हम बैक्टीरियासाइड को मिक्स करके कभी भी स्टेरिलाइज नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पे ये टॉक्सिसिटी एग्जिबिट कर सकते हैं। बाकी अदर प्रिपरेशन में हम बैक्टीरियासाइड के साथ में मिक्स करके स्टेरिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्मल मेथड की बात करें तो वो आपका आएगा पास्चुराइजेशन। फ्रेंड्स, पास्चुराइजेशन इज नॉट ए स्टेरिलाइजेशन मेथड इन ट्रू सेंस। अगर हम ट्रू सेंस में बात करें तो ये स्टेरिलाइजेशन का मेथड नहीं है क्योंकि ये कंप्लीटली माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव नहीं करता है। इट रिड्यूसेज वाइबल काउंट बाई 97 to 99% बट डज नॉट किल स्पोर्स। इसके अंदर स्पोर भी किल नहीं होंगे,
बाकी ये जो वाइबल काउंट होगी वो 97 से 99% तक रिड्यूस कर देगा। ठीक है। अब पास्चुराइजेशन की बात करें तो इसके अंदर 2 मेथड्स होंगे। फर्स्ट, होल्डिंग मेथड या बैच मेथड फॉर मिल्क पास्चुराइजेशन, जिसके अंदर हम जनरली 62.8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेते हैं और 30 मिनट्स तक उसको हीट करते हैं और फिर अचानक से उसको टेम्परेचर कम कर देते हैं, जिससे कि उसका पास्चुराइजेशन हो जाएगा। अगर इसको फॉरनाइट की बात करें तो 145 फॉरनाइट टेम्परेचर रहेगा। इसी तरीके से सेकंड आपका रहेगा फ्लैश मेथड या HTST मेथड, यानी हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड, जिसके अंदर 71.7 डिग्री सेल्सियस तक हम मिल्क को गर्म करते हैं 15 सेकंड के लिए, फिर अचानक से उसका टेम्परेचर डाउन कर देते हैं। अगर यहाँ पे फॉरनाइट की बात करें तो 161 फॉरनाइट टेम्परेचर रहेगा। एंड लास्ट थर्मल मेथड की बात करें तो एसेप्टिक टेक्निक फॉलो बाय हीटिंग, जहाँ पे 80 to 100 डिग्री सेल्सियस तक हम शॉर्ट टाइम के लिए किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन की, यानी स्टेरिलाइजेशन बाय रेडिएशन, जिसका दूसरा नाम है कोल्ड स्टेरिलाइजेशन। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कोल्ड स्टेरिलाइजेशन किस मेथड को कहते हैं। तो जहाँ पे रेडिएशन के द्वारा स्टेरिलाइजेशन किया जाए उसे हम कोल्ड स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। फ्रेंड्स, इसके अंदर जो मेथड होते हैं वो जनरली 2 टाइप्स के होंगे। फर्स्ट, यूवी रेडिएशन का मेथड, जिसमें रीजन ऑफ 253.7 नैनोमीटर वेवलेंथ हैव ग्रेटेस्ट एक्टिविटी इन डिस्ट्रॉइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने की बात करें तो यहाँ पे 253.7 नैनोमीटर वेवलेंथ पे सबसे ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय होते हैं, तो उसी वेवलेंथ को हम यूज़ में लेते हैं और ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फ्रेंड्स, अगर आप वेरियस क्वेश्चंस जो कि कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं उनसे संबंधित भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में आ रहे लिंक पर क्लिक करें, जिससे वीडियो के अंत में इनको भी आप ओपन करके देख सकें, अथवा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन करके देखें। ए डोज ऑफ 2.5 mRads is generally accepted for UV radiation. Friends, the absorption and consequent reactions are predominantly in the pyrimidines of the nucleic acid, causing the formation of pyrimidine dimers in which two adjacent pyrimidines becomes bonded in DNA molecules. यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि जो UV रेडिएशन होगी वो पर्टिकुलरली pyrimidines को डैमेज करेगी सेल के अंदर। अगर हम इनके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स की बात करें तो यूवी रेडिएशन से जो मेथड होता है स्टेरिलाइजेशन का वो यूज किया जाता है इन डिस्ट्रॉइंग वायरसेज ऑफ होमोलोगस सीरम जॉन्डिस इन ब्लड सीरम। सेकंड, इन एक्टिवेटिंग वायरसेज एंड बैक्टीरिया इन वैक्सीन प्रोडक्शन। एंड थर्ड, irradiation of internal air of the sterile filling areas for antibiotic and asepsis in manufacturing houses, means it reduce airborne contamination in the aseptic area। अगर किसी एसेप्टिक एरिया में हमें एयरबोर्न कंटामिनेशन कम करना है तो वहाँ पे भी हम यूवी रेडिएशन का यूज़ लेते हैं। दूसरा मेथड अगर हम बात करें स्टेरिलाइजेशन बाय रेडिएशन का तो वो है आपका आयोनाइजिंग रेडिएशंस विच कैन पेनिट्रेट सिग्निफिकेंटली ग्रेटर देन एक्स-रेज। इसमें जो मोस्ट वैल्यूबल रेडिएशंस है जो कि स्टेरिलाइजेशन में काम ली जाती है वो है आपकी गामा रेडिएशन, एंड इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय कोबाल्ट 60 एंड सीजियम 137। अगर हम कोबाल्ट 60 की बात करें तो उससे 2 गामा रेज सक्सेसिवली जनरेट होती है। इसकी डोज की बात करें तो यहाँ पे 2.5 mRad रहेगी। फ्रेंड्स, अगर हम इनकी यूनिट के बारे में डिस्कस करें तो जनरली रोंटजन या आर यूनिट भी हम यूज़ में लेते हैं। इट इज़ ए फंडामेंटल यूनिट इन विच नंबर ऑफ आयोनाइजेशन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर कैन बी कैलकुलेटेड। एंड सेकेंड जो इसकी यूनिट रहती है वो रहती है RAD, जो अभी हम यूज़ में ले रहे हैं। इसका मतलब है एनर्जी एब्जॉर्प्शन ऑफ 100 अर्ग्स पर ग्राम ऑफ मटेरियल। फॉर स्टेरिलाइजेशन पर्पज mRad और 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 रेड इज यूज्ड, जिसमें हम गामा रेडिएशन के लिए 2.5 mRad यूज में ले रहे हैं। द वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ सब्सटेंस which can be sterilized by gamma radiations are catgut sutures, plastic administration set, vitamins, antibiotics, hormones in dry state and preservation of food। फ्रेंड्स, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के लिए जनरली हम गामा रेडिएशन को ही काम में लेते हैं। आयोनाइजिंग रेडिएशंस आर सेटिस्फैक्टरी मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन मेनली इन केस ऑफ इंजेक्शन प्रोडक्ट्स
ऑफ ए नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स, जैसे कि हम बेंजाइल पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एस्कॉर्बिक एसिड, सल्फोनामाइड्स, विटामिन्स, पॉलीमिक्सिन्स, इन सब का स्टेरिलाइजेशन गामा रेडिएशन से कर सकते हैं। दिस मेथड इज आल्सो एप्लीकेबल टू इनएक्टिवेट सस्पेंशन ऑफ द वायरसेज ऑफ इन्फ्लुएंजा, वैक्सीनिया, पोलियोमाइलिटिस एंड रेबीज फॉर वैक्सीन। फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन की, यानी कि स्टेरिलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन। फ्रेंड्स, स्टेरिलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन के एग्जाम्पल होंगे लार्ज वॉल्यूम सॉल्यूशन एंड फॉर आई ड्रॉप एज ड्रॉपर बॉटल्स विच डू नॉट विथस्टैंड हीटिंग प्रोसेस, जिसके अंदर हीटिंग प्रोसेस विथस्टैंड नहीं हो सकता है, या यूं कहें कि इट इज सुटेबल फॉर हीट लेबाइल लिक्विड्स। एज पर आईपी या इंडियन फार्माकोपिया, nominal pore size for membrane filter is not more than 0.45 micrometer and diameter of approximately 50 millimeter. British Pharmacopoeia test for bacterial proof filter requires that efficient filters should be able to retain the microorganism Serratia marcescens. In filtration method, H per IP, microbial challenge test is performed using Pseudomonas diminuta, जिसकी साइज 0.22 माइक्रोमीटर होती है। फ्रेंड्स, टेस्ट फॉर स्टेरिलिटी मस्ट ऑलवेज बी परफॉर्म फॉर इंजेक्शन स्टेरिलाइज बाय फिल्ट्रेशन। अगर किसी इंजेक्शन को अगर हमने फिल्ट्रेशन के द्वारा स्टेरिलाइज किया है तो स्टेरिलिटी टेस्ट उसके लिए बहुत ज़रूरी है, और वो हम इंडियन फार्माकोपिया के अनुसार स्यूडोमोनास डिमिनुटा के द्वारा करते हैं। फ्रेंड्स, इसी के साथ इसमें कुछ और टर्म्स रहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमिना, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल एड्जॉर्प्शन और सिंपल मैकेनिकल सीविंग मेथड यूज में लिया जाता है। अगर हम फिल्टर टाइप की बात करें तो ये वॉर्सिलैन फिल्टर, डाईएटोमेशियस अर्थ फिल्टर्स, एस्बेस्टस पेड फिल्टर्स, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर, मेम्ब्रेन फिल्टर एंड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हम यहाँ पे यूज में ले सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हमें यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखनी चाहिए। एक तो डी वैल्यू, यानी कि डेसिमल रिडक्शन वैल्यू। इट इज टाइम इन मिनट रिक्वायर्ड टू रिड्यूस दैट माइक्रोजोमल पॉपुलेशन बाय 90% एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे किसी माइक्रोजोम की पॉपुलेशन को 90% तक अगर हम रिड्यूस करते हैं तो उसमें कितना समय लगेगा, उस समय को हम डेसिमल रिडक्शन वैल्यू या डी वैल्यू कहते हैं। इसी तरीके से एक होती है जेड वैल्यू। इट इज चेंज इन टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू चेंज द डी वैल्यू बाई ए फैक्टर ऑफ 10, यानी हमें कितना टेम्परेचर में चेंज करना है जिससे कि डी वैल्यू 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाए, तो उस वैल्यू को हम बोलते हैं जेड वैल्यू। तो जेड वैल्यू रिलेटेड टू टेम्परेचर चेंज, जबकि डी वैल्यू आपका टाइम डिनोट करेगा। अब हम देखते हैं लास्ट मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, यानी कि केमिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन, जिसका दूसरा नाम है गैसियस स्टेरिलाइजेशन, और इसके एग्जाम्पल्स है सर्टेन बायोलॉजिकल्स, फूड स्टफ्स, कॉटन वूल, लेबोरेटरी इक्विपमेंट, प्लास्टिक डिस्पोजेबल सिरिंज, नीडल्स, ट्यूबिंग सेट्स एक्सेट्रा। तो फ्रेंड्स, इसमें जो जनरली हम गैसियस स्टेरिलाइजेशन में केमिकल्स लेते हैं वो 4 तरीके से हमने डिवाइड कर रखे हैं। सबसे पहला इथाइलिन ऑक्साइड। इट इज एक्सप्लोजिव व्हेन मिक्स्ड विथ एयर इन कंसंट्रेशन ग्रेटर देन 3%। अगर 3% से ज़्यादा हम इसकी कंसंट्रेशन लेते हैं तो ये एक्सप्लोजिव नेचर का हो सकता है। तो इससे बचने के लिए हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एडमिक्सचर करते हैं या फिर फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन कुछ प्रपोर्शन में लेते हैं जिससे कि उसका एक्सप्लोजन नहीं होगा, जिसका दूसरा नाम होता है कार्बोक्साइड, और ये हमने फार्मा केमिस्ट्री फर्स्ट के टॉपिक में भी पढ़ रखा है। फ्रेंड्स, इसकी जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहेगी वो एल्काइलेशन ऑफ सल्फाहाइड्रिल, इमिनो, कार्बोक्सिल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर इंपॉर्टेंट सेल कंस्टिट्यूएंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेगी। The various substance example which can be sterilized by ethylene oxides are medical and biological preparation, dry food and carols in bags, catgut, pancreatine, papain, plastic equipment part, bottle closures, antibiotics, plaster bandage, culture media, hospital beddings, eggs, spices, heavy equipment and soil रहेगी। इसी तरीके से हम सेकेंड केमिकल मेथड देखें तो आपका आएगा ओजोन। It have pleasant smelling, it is irritant and toxic gas and act as general protoplasmic oxidant। अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें
तो डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर में ओजोन का यूज लेते हैं। फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड फ्रॉम स्पॉइलेज ड्यूरिंग बल्क स्टोरेज, उस समय भी हम ओजोन का यूज लेते हैं। इसी तरीके से फॉर्मेल्डिहाइड का यूज लेते हैं हम फ्यूमिगेशन ऑफ रूम एंड हॉस्पिटल ब्लैंकेट्स। अगर हमें हॉस्पिटल के अंदर ब्लैंकेट्स का स्टेरिलाइजेशन करना है या फिर रूम को फ्यूमिगेट करना है तो वहाँ हम फॉर्मेल्डिहाइड का यूज लेंगे। फॉर्मेल्डिहाइड की जो बोटल्स है वो रूम के अंदर जाके ओपन कर देंगे, उसको क्रश कर देंगे और उस रूम के दरवाजे सील कर देंगे 24 आवर्स के लिए। तो धीरे धीरे वो एरिया ऑटोमेटिक फ्यूमिगेट होके स्टेरिलाइज हो जाएगा। It is bactericidal agent with poor penetrating power and polymerizes to paraformaldehyde। नेक्स्ट देखते हैं हम बीटा प्रोपियोलैक्टोन, जिसकी कंसंट्रेशन जनरली हम लेते हैं 5 मिलीग्राम पर लीटर और लेस। फ्रेंड्स, इट इज 25 टाइम्स मोर एक्टिव देन फॉर्मेल्डिहाइड, 4000 टाइम्स मोर एक्टिव देन इथाइलिन ऑक्साइड एंड 50,000 टाइम्स मोर एक्टिव देन मिथाइल ब्रोमीन। पर इसका मेन डिसएडवांटेज ये है कि इट रिक्वायर्स 75% रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड पुअर पेनिट्रेटिंग पावर। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स की जहां बीटा प्रोपियोलैक्टोन काम में लेते हैं, तो वो रहेंगे आपके डीकंटामिनेटिंग रूम, चैम्बर और बिल्डिंग। फ्रेंड्स, इट इज़ हाईली वायरुसाइडल बट कार्सिनोजेनिक इन नेचर, तो इसलिए हम इसको कम यूज में लेते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल इंडिकेटर की, जिसके द्वारा हम टेस्टिंग करते हैं कि ये स्टेरिलाइजेशन हुआ वो वैलिड है या नहीं। तो सबसे पहले देखें, मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन या ऑटोक्लेव के लिए हम बायोलॉजिकल इंडिकेटर काम में लेते हैं स्पोर्स ऑफ जियोबैसिलस स्टीरियोथर्मोफाइलस, जिसमें D121 टाइम रहेगा मोर देन 1.5 मिनट। स्पोर्स ऑफ क्लोस्ट्रीडियम स्पोरोजिनस, जहाँ पे D121 वैल्यू रहेगी 0.8 मिनट। एंड लास्ट स्पोर्स ऑफ बैसिलस सबटिलिस, जहाँ पे टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस से कम हो वहाँ पे। इसी तरीके से ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन के लिए आपका बायोलॉजिकल इंडिकेटर रहेगा स्पोर्स ऑफ बैसिलस सबटिलिस वेराइटी नाइगर, जहाँ की डी वैल्यू रहेगी लेस देन 2.5 मिनट। इसी तरीके से इथाइलिन ऑक्साइड के लिए स्पोर्स ऑफ बैसिलस सबटिलिस वेराइटी नाइगर, जहाँ पे डी वैल्यू रहेगी लेस देन 2.5 मिनट। रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन के लिए हम बायोलॉजिकल इंडिकेटर यूज में लेंगे स्पोर्स ऑफ बैसिलस प्यूमिलिस। एंड फिल्ट्रेशन के लिए जो बायोलॉजिकल इंडिकेटर यूज में लिया जाता है वो है स्यूडोमोनास डिमिनुटा। फ्रेंड्स, फार्मेसी से संबंधित हमने अब तक लगभग 80 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन करके आप उन्हें आसानी से देख सकते हैं। और अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में उसकी डिटेल भेजिए, हम उसका वीडियोस आपके पास जल्दी से जल्दी लाने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब वक्त आ गया है आज के गोल्डन क्वेश्चन का। द गोल्डन क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज रबर स्टॉपर्स आर स्टेरिलाइज्ड बाय ऑप्शन ए हॉट एयर ओवन, ऑप्शन बी ऑटोक्लेव, ऑप्शन सी गैसियस स्टेरिलाइजेशन एंड ऑप्शन डी फिल्ट्रेशन मेथड। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें तथा साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाले सभी वीडियोज आपको सही समय पर मिलते रहें। मैं राम प्रकाश प्रजापति आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम एंड थैंक्स।